हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स एमपी बोर्ड में जो पेपर होने वाला है ना। अपन को पता है 17 फरवरी से एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं 12th के, और 10th के 18 फरवरी से चालू हो रहे हैं। तो अब हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 2 यूनिट हैं ऐसी जिनमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो उसमें से पहली यूनिट है जिसमें से 5 मार्क्स क्वेश्चन आना है ना। मतलब इस यूनिट से अगर बात करें, यूनिट 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं उसे, और उसे टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, है ना टोटल, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव है और एक 2 मार्क्स क्वेश्चन है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए 5 मार्क्स क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 मार्क्स बहुत कहलाता है। 70 नंबर का पेपर होता है उसमें से, है ना, उसमें से 5 नंबर बहुत कहलाता है। इस बार तो ऑब्जेक्टिव की संख्या ही बढ़ गई है ना, 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने हैं। चलिए तो अपन देख लेते हैं इस यूनिट से। तो इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर नंबर 1 क्या है, इस विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और चैप्टर नंबर 2 क्या है, विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 2 चैप्टर हैं, ये 2 चैप्टर को मिला के 9 मार्क्स का क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अब उसमें से 5 मार्क्स क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है ना, जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं। उसने ब्लूप्रिंट भी आया है ना, ब्लूप्रिंट आ गया है और क्वेश्चन बैंक भी आया है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगते हैं ये क्वेश्चन आपको, मतलब इतने क्वेश्चन तो कम से कम आपको तैयार करने चाहिए 5 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहले चैप्टर की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन जो है, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा निरक्षीय स्थिति में पूछ लेते हैं लोग, निरक्षीय स्थिति, है ना। अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, है ना। निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, इस नाम से भी आ सकता है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे या निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल, एक्सियल बोलते हैं या लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, या एंडॉन पोजीशन बोलते हैं, कई नाम से पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली यही नाम आते हैं। कोएक्सियल, कोएक्सियल मतलब होता है ट्रांसवर्स, कोएक्सियल, है ना। निरक्षीय स्थिति पूछते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जब बात करते हैं तो निरक्षीय स्थिति कहते हैं, उसे कोएक्सियल भी कहते हैं, और अक्षीय स्थिति में डायपोल की अक्ष पे निकालते हैं तो उसे एक्सियल बोलते हैं। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए, मैंने एक ही क्वेश्चन में लिख दिया है अक्षीय निरक्षीय स्थिति। तो एक्सियल कोएक्सियल पोजीशन में डायपोल के कारण इंटेंसिटी पूछते हैं उन लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आने की संभावना होती है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी मुझे लगता है, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, है ना। कई तरीके से पूछे कि गॉस प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, ठीक है, या सिद्ध करने को बोल देगा, गॉस प्रमेय को सिद्ध करो ऐसे बोल देगा। तो गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट। गॉस थ्योरम लिखिए तथा उसे सिद्ध करिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, गॉस प्रमेय के 2 अनुप्रयोग जो इंपॉर्टेंट हैं, होते तो बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, लेकिन उसमें से पहला है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। अपन को गॉस थ्योरम का यूज करके कूलाम्स लॉ को डेरिवेट करना है ना। एक तो कूलाम्स लॉ भी पूछ सकते हैं कि कूलाम्स लॉ लिखिए, कूलाम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलाम लॉ, लेकिन मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन पूछ लेते हैं। तो ड्राइव कूलाम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए, इसमें 2 क्वेश्चन है, अक्षीय निरक्षीय स्थिति एक्सियल कोएक्सियल 2, और गॉस थ्योरम 3, और एक क्वेश्चन ये, मैंने 3 ही क्वेश्चन लिखे लेकिन है वो 4 क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत आईएमपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम इतना तो तैयार करना है आपको, है ना। अब इसके बाद करते हैं चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 जो है उसमें उसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। इसकी बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, इसमें देखिए 4-5 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द्विध्रुव के कारण विभव। जैसे अपन ने द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, उसी प्रकार द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव पूछ लेते हैं। तो विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, एक्सियल एंड कोएक्सियल, वही 2 तरीके जो इसमें थे वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपसे ये बनता है तो ये भी बन जाएगा, डेरिवेशन बिल्कुल सेम होते हैं, बस पोटेंशियल होता है यहाँ पे, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, थोड़ा सा जोड़ने का फर्क होता है। अगर आपने ये वाला डेरिवेशन आपसे बनता है तो डेफिनेटली ये बहुत ही सिंपल होते हैं ये डेरिवेशंस, ठीक है। इसके बाद बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए डेरिवेशन पूछते हैं उन लोग, है ना, और उसे प्रभावित करने वाले कारक। तो एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग इट, और इसे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक और उसे प्रभावित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके बाद अगर ये नहीं आता तो इसका दूसरा पार्ट क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से माध्यम भरा हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जबकि उसके बीच में अपन क्या करते हैं, आंशिक रूप से माध्यम रख देते हैं, टी मोटाई और के परावैद्युतांक का जब माध्यम रख देते हैं तो उसके लिए एक्सप्रेशन पूछ रहा है वो। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज पार्शली एयर और पार्शली डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। तो ये पहली यूनिट में है ना, चार क्वेश्चन ये है ना, चार कैसे हो गए, क्योंकि दो क्वेश्चन मैंने इधर लिखे हैं, दो क्वेश्चन ये, तो 4 4 8 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से बिल्कुल रट लें, डेरिवेशन सीख लें, आने की संभावना बहुत ही तगड़े से है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए और इसे लर्न करना स्टार्ट करिए। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी जो यूनिट है, उससे जो 5 मार्क्स क्वेश्चन आने उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट मतलब जो चौथी यूनिट है उससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। पहली यूनिट हो गई और जो दूसरी यूनिट है वो यूनिट नंबर 4 है। 2 यूनिट है जिनसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो अब देखते हैं यूनिट नंबर जो 4 है, यूनिट नंबर 4 है, इकाई नंबर 4, इससे कौन कौन से क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो यूनिट नंबर 4 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा है यूनिट नंबर 4। इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन 2 ही आने हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ये 2 ही यूनिट है, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। अब देखिए इससे टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव हैं, 1 मार्क्स के, है ना, फिल इन द ब्लैंक और ऑब्जेक्टिव जो भी आए। तो इससे 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 12 मार्क्स हो गए हमारे। अब देखिए इनमें से तो यूनिट नंबर जो 4 है उसमें 2 चैप्टर है, इसमें भी 2 चैप्टर हैं। एक है चैप्टर नंबर 6, अध्याय 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें से देखो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में आ सकता है ना। 2 लॉ होते हैं और उसमें से इंड्यूस ईएमएफ के लिए डेरिवेशन करना पड़ता है प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। तो एक क्वेश्चन ये हो गया 5 मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन है लेंज का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज लॉ, लेंज का नियम लिखिए और यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। राइट लेंज लॉ, है ना, राइट लेंज लॉ स्टेट दैट इट इज अकॉर्डेंस टू एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज का नियम लिखना और बताना कि ये एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और थर्ड क्वेश्चन है एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक एवं कारक मतलब प्रभावित करने वाले कारक। एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं लंबी परिनालिका के लिए। एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरक के लिए व्यंजक और फैक्टर अफेक्टिंग इट, उसे प्रभावित करने वाले कारक। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत आईएमपी हैं। ये भी आ सकता है लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको आप अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो मैंने बताया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, है ना, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एन एसी सर्किट प्रूव दैट, एसी सर्किट के लिए प्रूव करना पड़ता है कि औसत शक्ति, प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए सिद्ध करो कि औसत शक्ति पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, जहाँ पे ये कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पावर या शक्ति गुणांक, हिंदी में पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, ठीक है। अब बात करें अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें परिपथ होते हैं, इसमें परिपथ है 7 परिपथ हैं, जिसमें से 4 परिपथ जो मैंने लिखे हैं ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। आरसी परिपथ, आरएल परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, जिसमें से मुझे लगता है कि एलसीआर परिपथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें तीनों कंबाइन होते हैं। तो एलसीआर मतलब तीनों परिपथ के लिए हमसे परिपथ पूछते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, परिणामी विभव, परिणामी वोल्टेज पूछते हैं, प्रतिबाधा पूछते हैं, कला पूछते हैं और धारा का समीकरण पूछते हैं। और जिसमें एलसी है ना, आरएल और एलसी में तो क्या पूछ लेते हैं उन लोग, इसमें अपन से
अनुनादी आवृत्ति पूछते हैं, अनुनादी आवृत्ति भी पूछते हैं। तो ये चीज़ें पूछ लेते हैं। अनुनादी आवृत्ति मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो रिजल्टेंट वोल्टेज, इम्पीडेंस, फेज, इक्वेशन ऑफ करंट और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो ये हो गए मतलब 1 2 3 4 क्वेश्चन ये हो गए, ये हो गए 5। तो इसमें मैंने शिफ्ट हुए थे, तो सर्किट जरूर अच्छे से पढ़ें। इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर पूछ सकते हैं। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग, है ना, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, संरचना, ट्रांसफार्मर क्या है, उसके प्रकार बताओ। इस टाइप से ट्रांसफार्मर को मतलब अपन डिटेल में पढ़ लें, इसका डायग्राम सीख लें, प्रिंसिपल सिद्धांत सीख लें। तो ट्रांसफार्मर को एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉसेस होते हैं, 4-5 एनर्जी लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर में विभिन्न ऊर्जा हानियाँ एवं उन्हें कम करने के उपाय। तो ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी एनर्जी लॉसेस होते हैं वो समझाइए और उनको कम करने के उपाय बताइए। तो डिफरेंट एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर एंड देयर रेमेडीज, है ना। इसके बाद आता है लास्ट है एसी डायनमो, प्रत्यवर्ती जनित्र। डायनमो पूछ सकते हैं, डायनमो की वर्किंग, है ना, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, ये सब पूछ सकते। तो एसी डायनमो, ट्रांसफार्मर को जरूर पढ़ें। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है चोक कॉइल क्या होता है, इसके यूजेस वगैरह पूछ लेते हैं। तो लेकिन पहले आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए जो मैंने ये बताए। इतने क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं तो खैर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इनमें से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका मतलब 5 मार्क्स तो पक्के हैं, कन्फर्म है। तो आप लोग मतलब 5 इसका 5 उसका, है ना, मतलब 10 मार्क्स बहुत कहलाता है, 10 मार्क्स कहलाता है। 10% से ज़्यादा मार्क्स है, क्योंकि वो 70 नंबर का पेपर होना है, उसमें से जो बच रहे हैं उसमें 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो आप अगर यूनिट 1 और यूनिट 4 को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप वो कर लेंगे तो आपके ये 12 नंबर, मतलब क्योंकि आप ये तैयार करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव बनेंगे अच्छे से। तो आप 9 वहाँ और 12 यहाँ बेटा, 21 नंबर बहुत कहलाता है। इतने में तो बच्चे पास हो जाते हैं। तो 2 यूनिट अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जो क्वेश्चन मैंने बताए आप उनको अच्छे से करिए, आप बिल्कुल अच्छी तरह से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते बेटा अगली वीडियो में मैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आऊँगा। तो जब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।